अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, मुल्क की मईशत किस जानिब जा रही है, मुआशी आशारिये क्या कह रहे हैं और सरमायादार और सरमायाकार क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, क्यों मुल्क के सरमायाकार जो है वो अपना सरमाया लेके बाहर जाने की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है, इसी पर आज हम बात करेंगे। सरमाया मुल्क से बाहर जाने की वाहिद वजह मुल्क में मौक़ों की कमी बताई जा रही है। सरमायाकार ये कहते हैं कि हुकूमत आवाम को मौक़े देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और यही वजह है कि बड़े सरमायादार जो हैं वो अपना सरमाया यहाँ से ले जाने पर मुत्तफिक हो गए हैं। रियल इस्टेट सेक्टर का सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल होने की क्या वजूहात हैं, तामीराती शोबे की बहाली के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है या क्या इकदाम उसे करने चाहिए, इस पर भी जरूर बात करेंगे। जबकि क्या सरमाए के इनखला को रोकने के लिए टैक्सेस कवानीन में तब्दीली जरूरी है या नहीं, ये भी हमारे गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। और मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुआशी आशारिये क्या कह रहे हैं, मुआशी तरक्की कहाँ तक मुमकिन है, ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर लिया है ताहिर रिजवी साहब ने और तजियाकार है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं और इनके तजियों से हम इस्तेफादा करते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर रिजवी साहब। कैसे ताहिर रिजवी साहब, जो सूरत हाल है मईशत की, जिसके बारे में हम अक्सर स्टॉक एक्सचेंज की बड़ी मिसालें दी जाती हैं, हुकूमत हमेशा ये कहती है कि मुल्क जो है मुआशी इस्तेहकाम की जानिब जा रहा है। जी। आप तो बड़ी गहरी नजर रखते हैं तमाम तर सूरत हाल पर, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इसको कहूँगा, सूरत हाल नहीं है, सूरत बेहाल है। अच्छा, नंबर वन, जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। सारे सेक्टर्स इस वक्त, इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें तो वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, और अगर आप प्रॉपर्टी पे चले जाएं, अगर आप रियल एस्टेट को देखें तो वो भी जो है ना ख़राब हो गई है उसकी सूरत हाल। तो मैं इस वक्त चाहूँगा, मैं समझूंगा इस वक्त मईशत जो है ना, मईशत हो गई है, शटर डाउन जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल वेंटिलेटर पे वो बिल्कुल मईशत इस वक्त बैठी हुई है। और पहली मरतबा मतलब ऐसा हो रहा है कि रियल एस्टेट मतलब उसमें कोई आ ही नहीं रही जो एक आनी चाहिए उठान, या उसमें जो एक बेहतरी आनी चाहिए रियल एस्टेट में। बहुत देखें, आज ही मेरी एक साहब से बात हो रही थी तो मैंने कहा जी हम पहले क्या रियल एस्टेट वाले क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, इकोनॉमी पहले क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि जी इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन, मोस्टली इलेक्शन से पहले दुनिया में हर जगह, जैसे अभी यूएस में इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ भी इलेक्शन से पहले चूंकि पॉलिसीज चेंज होनी होती हैं तो इलेक्शन के पहले थोड़ा सा पहले 6 महीने पहले या 1 साल पहले थोड़ा सा मईशत डगमगाती है या अच्छी होती है या बेहतर होती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आती है। लेकिन ये कि इलेक्शन के बाद जब स्टेबिलिटी आ जाती है तो लोगों को यही उम्मीद होती है कि अब नई गवर्नमेंट आ गई है और वो 5 साल रहेगी, तो 5 साल में जाहिर है उसकी पॉलिसीज, उसकी चीज़ें, वो शुरू में कुछ तो कारकर्दगी दिखाएगी जिसकी बुनियाद पर 2-3 साल ऐसा होता है कि इन्वेस्टर थोड़ा सेफ हो जाता है, वो अपने जहनी तौर पर अपने आप को सिक्योर समझता है। लेकिन इस इलेक्शंस में एक ऐसा पैटर्न आ गया है, इलेक्शन पर तबसरा करना एक अलग चीज़ है, इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल और इतनी रैपिड उसमें मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ है और ऐसी चीज़ें हुई, उससे क्या हुआ कि वो जो लोग समझ रहे थे कि इलेक्शन के बाद बेहतरी आएगी और इन्वेस्टर आता और फिर पैसे लगाता, इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री में लगाता, रियल सेक्टर वाला रियल एस्टेट के सेक्टर में लगाता, उन्होंने वो पैसे नहीं लगाए। हुआ क्या, मैं इस पे तबसरा नहीं करूंगा कि वो सही हुआ या गलत हुआ, किसने किया किसने नहीं किया, मगर 8 फरवरी की रात को जो कुछ हुआ और 9 फरवरी की रात को जो कुछ हुआ, उसने ना इसको छोड़ दें। देखिए मैं कोई एमएनए नहीं हूँ, मैं एमपीए नहीं हूँ, कोई इंडस्ट्रियल वाला जो होता है वो एमपीए एमएनए नहीं होता, जिसको पैसा लगाना होता है वो एमपीए एमएनए नहीं होता, उसको इससे कोई गरज नहीं होती। वो एक बिजनेसमैन होता है, उसे फायदा चाहिए, वो 45 देगा और लेगा। जी 45 और 47 ने जो एक धमाका किया ना, उससे क्या हुआ कि लोग बहुत ज्यादा मतलब बैकफुट पे चले गए। उसके बाद क्या हुई दूसरी चीज, उसके बाद हुई जब हमारी जस्टिस का निज़ाम जो है ना, उसमें जब लोगों ने देखा कि इंसाफ नहीं हो रहा, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मैं खुद एक आध केसेस वगैरह करता हूं लोगों को, जो आज से 5 साल पहले फिर भी कोर्ट से रिलीफ मिल जाती थी, आज वो अवेलेबल नहीं है। ये सारी चीजें मिलके इसने एक डिजास्टर किया और वो ये था जिसने मईशत को बिठा दिया बिल्कुल हमारी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी मेरी डिस्कशन हो रही थी काफी लोगों से हुई इत्तेफाक से इस 2-3 दिन में, ये ऐसा है कि इसको संभलने में भी कोई बहुत आसानी से नहीं संभलेगा, टाइम लगेगा। ये इतना कॉन्फिडेंस शेक हो गया है इन्वेस्टर का, इतना कॉन्फिडेंस शेक हो गया है कि अब वो डरता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग डिफेंस में, एक मेरा ब्रोकर है जानने वाला जो डिफेंस में करता था, वो इस बार अमेरिका में बैठा हुआ है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुम ये बताओ, अभी सुन रहे हैं फेज रेट में कोई थोड़ी सी चेंज आई है, तुम वहां कहाँ बैठे हो? कहने नहीं ताहिर भाई वो मैं यहाँ आया हूँ, देख रहा हूँ, आप भी देख लें कुछ यहाँ। अच्छा, अंदाजा कर लें आप।
अच्छा, एक तो वो खुद भी हैं और आपको भी आप ये देखिए कि पहले दुबई में लोग दुबई में जाते थे रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में लोग यूएस और यूके ट्राई करने लगे हैं। आप अंदाजा करें कहां, क्यों, वजह क्या है लोग हैं। नहीं, उसकी एक और वजह है, दुबई में जो जितनी भी रियल एस्टेट थी वो वहां से लीक हो जाता था, वहां से डाटा लोगों को मिल जाता था किसकी क्या है। अभी आपको पता चला होगा लिस्टें विस्टें अब लोग दूसरी जगह जाके पुश कर रहे हैं उसको, अच्छे बुरे सब जा रहे हैं। ये वक्त वो है कि ब्लैक मनी वाला भी जा रहा है, व्हाइट वाला भी जा रहा है और गोल्डन वाला भी जा रहा है। अच्छा, ठीक है। इकबाल अडवाणी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मौशी माहिर है, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इकबाल अडवाणी साहब। वालेकुम सलाम। इकबाल अडवाणी साहब, ताहिर रिजवी साहब की बात आपने सुनी और बड़ा मायूसी का इजहार किया सरमायादारों की जानिब से, सरमाया लगाने पे जो हुकूमती इकदाम हैं वो भी नाकाफी हैं। ट्रंप के आने के बाद जो आलमी सूरत हाल चेंज हो रही है, मुआशी तौर पर क्या असरात मुरतब होंगे ट्रंप का इक़्तिदार में? देखिए, ट्रम्प के आने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाएगा मुझे लगता है, बल्कि कि वो बातें बहुत ज्यादा करता है और सोशल मीडिया में यानी ट्वीट कर दी उसने और पूरी दुनिया में पैनिक कर दे रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे एक बात करके आए हैं कि भाई हमको पीस लाऊंगा मैं और अमन लाऊंगा दुनिया में, जंगे बंद करूंगा, लेकिन इनके जो प्रैक्टिकली कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही हैं कि जंगे बंद तो नहीं होंगी, जंगे और बढ़ा देंगे ये साहब। अच्छा। क्योंकि अभी इन्होंने, हाँ मैं आपको बताऊं, देखिए पैनामा के हवाले से कहा कि ये हमको दे दें, तो ये किसी के वसाइल के ऊपर काबिज होना ही जंग होती है ना। फिर इन्होंने कहा कि कनाडा को आप हमारी स्टेट बन जाए, नहीं तो मैं आपको टैरिफ लगा दूंगा। इसी तरह मैक्सिको को कहा कि हम आपको टैरिफ लगा देंगे, नहीं तो आप ये कर दें। तो यानी कि देखा जाए, और फिर उन्होंने ग्रीनलैंड को कहा कि हम अपनी फौज उतार देंगे या आप हमको दे दें। तो मकसद कहने का है कि ये भी एक जंग हुई है ना। जंग का मकसद ये है कि दूसरों की जमीन पे कब्जा करना और उनके वसाइलों पे कब्जा करना। तो मुझे लगता है जंगे कब करने की बजाय जंगे और बढ़ जाएंगी। फिर उन्होंने एक बात की थी कि 24 घंटे में यूक्रेन की जंग में बंद कर दूंगा। अब वो खुद रशियन प्रेसिडेंट को धमकियां दे रहे हैं। फिर इन्होंने कहा था कि इसराइल की जंग में बंद करूंगा, तो उन्होंने बंद की, यानी गजा की, वो भी किस तरह की सीज फायर की है, वो कभी भी खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो सेटलर थे जो वेस्ट बैंक के अंदर जो कब्जा कर रहे थे, बाइडन इंतजामिया ने उनके ऊपर बैन लगाया हुआ था, उनके ऊपर बैन लगाया, तो वो पाबंदी भी हटा दी उन्होंने और वेस्ट बैंक में दोबारा जंग शुरू हो गई, यानी फलस्तीन के दूसरे टुकड़े के अंदर मारदार शुरू हो गई है। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं उसका ये जो प्रैक्टिकली कुछ और है, तो जिसकी वजह से हालात खराब हो जा रहे हैं। हर मुल्क को धमकी देना, हर मुल्क को धमकी देना, जैसे उन्हें कोई किंग आ जाता है, पूरी दुनिया का एक बादशाह आ गया है। अच्छा। और वो शाही फरमान जारी करता रहता है। तो मुझे लगता है सुबह शाम शाही फरमान ही आ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पैनिक आ जाएगा। अच्छा। अब रहा सवाल अमली इक़दाम नहीं देख रहे आप? क्या हो रहा? क्या हेलो, आवाज अमली इक़दाम नहीं देख रहे आप कि कुछ जो कहा जा रहा है वो किया भी जाए, उसका जो रवैया है, उनका जो एंगल है वो बहुत नेगेटिव है, बहुत, यानी इस तरह है कि किसी को कुछ समझना नहीं। बड़े बड़े मुल्कों को इस तरह धमकियां देंगे आप, तो क्या रिजल्ट आएगा? पूरी दुनिया पैनिक आ जाएगी और एक वक्त आएगा लोग आपकी बात को सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि आप जितनी धमकियां देंगे वो आप कर तो पाएंगे नहीं। तो मुझे लगता है आगे जाके दुनिया के अंदर अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, लोग इनकी बातों को सीरियस नहीं लेंगे। अभी चाइना को धमकी दे देते हैं, कभी इंडिया को धमकी दे देते हैं। तो इस तरह तो दुनिया चलेगी नहीं, तो इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म कर देंगे इस ट्रम्प साहब, जो ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं। जी इकबाल साहब, सरमाया मुल्क से बाहर जाने की जो वाहिद वजह है वो बताया जा रहा है कि मुल्क में मौक़ों की कमी है, सरमायादार के लिए मौक़े खत्म होते जा रहे हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है मौक़े देने में। तो आप समझते हैं कि ये ऐसा ही है, हुकूमत नाकाम हुई है मौक़े देने में, और वो सरमाया जो कि बाहर जा चुका है कैसे उसको वापस लाया जा सकता है? देखिए, मौक़े बहुत है पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है। काम भी बहुत अच्छा है, इतना बुरा नहीं है जितना लोग बयान कर रहे हैं। अच्छा। बिजनेस है वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, काफी अच्छा बिजनेस है। प्रॉब्लम्स एक दो हैं जिनको हमको एड्रेस करना है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पाकिस्तान में जो मैं देख रहा हूँ, मैं देखे इस वक्त अभी 15 दिन के अंदर में तकरीबन 6-7 मुल्कों से घूम फिर के पहुंचा हूँ। ओके, 6-7 मुल्कों की मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूँ। पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। बिजनेस अभी कहीं भी नहीं है, पहले आप ये बात देख लें। सिर्फ पाकिस्तान
पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज हमको करना पड़ रहा है तो अलग बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दुनिया में कहीं भी बिजनेस के यानी ग्लोबली हालात आज की तारीख में बड़े खराब हैं। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इतना सक्सेसफुल हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको हमको अपॉर्चुनिटी की किस तरह कन्वर्ट करनी चाहिए। देखिए, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो ज्यादातर मैंने जिनसे भी मिले वो दो जगह पे इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, एक यूएई के अंदर और दूसरा पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। अब यूएई के अंदर तो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, टैक्सेस इतने नहीं है, करेंसी डीवैल्यू नहीं होती, एक जगह खड़ी है। बस ये तीन चीजें पाकिस्तान में अगर हम लेकर आ जाएं तो मुझे लगता है इन्वेस्टर बहुत आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी बहुत है, काम बहुत है। बस शर्त ये टैक्सेस पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, अगर पाकिस्तान चाहता है कि इन्वेस्टर दुनिया के, खासकर दूसरे छोड़ दें, फॉरेन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं, डिक्लाइन जा रहा है पूरी दुनिया में बिजनेस, वो पाकिस्तान में आने के लिए तैयार है। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कर दें, टैक्स कम कर दे, पाकिस्तान टैक्सेस पे तवज्जो दें, कम करें, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करें, और करेंसी डी वैल्यू तो मुझे लगता है 1.5 साल से हो नहीं रही, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। ये दो चीजें अगर पाकिस्तान में अच्छी हो जाए, मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत बिजनेस आ जाएगा, बहुत इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का मसला क्या है कि हम टैक्सेस बढ़ा देते हैं। जैसे आप रियल एस्टेट के हवाले से ले लें तो हम लोगों ने टैक्स इतने बढ़ाए हैं कि जो रेवेन्यू आता था वो तो आ ही नहीं रहा। अगर हम कम करेंगे तो टर्नओवर ज्यादा होगा, उससे ज्यादा गवर्नमेंट को फायदा होगा। बस ये इनके दिमाग में एक बात आ जाए कि टैक्स की परसेंटेज कम कर दें, आपके पास बहुत इन्वेस्टमेंट आएगी। बहुत काम है पाकिस्तान में, 25 करोड़ का मुल्क है और कितने लोग हमारे मुल्क से बाहर हैं, उनके रिमिटेंस आते हैं, उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बिजनेस हो सकता है। बस शर्त ये है ये दो तीन चीजों को पाकिस्तान कवर कर ले, मुझे लगता है बिजनेस बहुत है। लॉ एंड ऑर्डर और टैक्सेस कम कर दें, बस बाकी बिजनेस ही बिजनेस है। हाँ, क्या करेंगे आप? ठीक है, ठीक है। इकबाल अडवाणी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ताहिर रिजवी साहब से भी बात कर लेते हैं। ताहिर रिजवी साहब, आप इत्तेफाक करेंगे इकबाल साहब की? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इत्तेफाक बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, इख्तिलाफ डिफरेंट। क्या इख्तिलाफ? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इकबाल साहब ने फरमाया कि दो चीजें सही कर दें, टैक्सेस का निजाम और एक और चीज। मैं कहता हूँ इससे कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान में दो चीजें सही होनी चाहिए, एक जस्टिस का निजाम और एक करप्शन खत्म हो, तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। बाकी इसके अलावा आप टैक्स खत्म कर दें, टैक्स कम करने से क्या होगा? टैक्स आज भी जो बढ़ा है उसमें भी चोरी होती है। अगर टैक्स बढ़ा भी दिया तो देता कौन है? सारे तो टैक्स चोरी करते हैं। दूसरी बात यह कि इस तरह हम कह तो सकते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ हुआ क्या है अभी? ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह आएंगे? उन्होंने बेचारों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 3-3 साल तक प्रॉपर्टियां, 2-2 साल तक जो है ना, उन प्रॉपर्टियों में कोई अप्रिसिएशन नहीं हुई। जिन्होंने की हुई थी उनके साथ भी मसला हुआ, प्रॉपर्टी वालों को सबको मुश्किलात हुई। प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे हैं जो इस वक्त चिड़े हुए हैं, किसी के साथ कुछ हुआ है, किसी के साथ कुछ हुआ है। वो मुझे कोई यहाँ पे वो मौजू नहीं है करने का जो मैं बताऊं, मैंने इशारा दे दिया जो कुछ हुआ है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त, मैं आपको दो बंदों की बता रहा हूं जिनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई। मैंने कहा यार ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इतने की थी, इतने में मिल रही है, कोई ऐसा मसला नहीं। उसने कहा ताहिर भाई अब कौन आएगा पाकिस्तान में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के लिए? नहीं, हमने नहीं करनी। वो इस अब छोड़ देना ओवरसीज को। पाकिस्तान में इस वक्त मैं, अभी मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैं तकरीबन कोई 8 महीने 9 महीने हो गए, मैं उसे सेल करने के लिए मैंने प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को भी कहा हुआ है और मैंने बाकायदा अखबार में जंग में डॉन में ऐड लगा रहा हूं। कोई रिस्पांस नहीं है। क्यों नहीं है रिस्पांस? इसलिए कि उनको पता है कि खामखा में हम क्यों पैसा फंसाएं भाई, पता ही नहीं है अभी क्या सूरत है। खरीद भी नहीं है अब लोगों के पास नहीं है। कुव्वत खरीद के अलावा अगर किसी के पास पैसा भी है तो वो ये सोच रहे हैं कि ये मेरा पैसा मेरे पास रहे या किसी तरह बाहर चला जाए। ये पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग मूड में नहीं है। अब दूसरी बात जो इकबाल साहब ने फरमाया तो इसकी कि कारोबार नहीं, इन्होंने कहा कारोबार बहुत चल रहे हैं। एक कैमरा लेके चली जाए आप सदर में, शालमी में, लाहौर में, पेशावर की किसी मार्केट में आप चले जाए, आप दुकानदार से पूछ लें। एक दुकानदार जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे दोस्त अहबाब जो दुकानदार हैं, उनकी मेरी अभी डिस्कशन हुई थोड़े दिन पहले। मैंने कहा यार क्या हो गया तुम्हें? कह रहे ताहिर भाई 6 महीने से कोई सेल ही नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर बैठा हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको पता है, अभी आपने एक वाकया भी सुना होगा, चीनी कंपनी ने एक अर्जी लिखी है कि जी हमसे ये मांगा जा रहा था, हमसे वो मांगा जा रहा था। ये तो कुछ चीनी था बेचारा बहादुर जिसने लिख दिया। बाकी किसी की हिम्मत है यहाँ पर किसी की शिकायत करें? मैं दो चीजों के लिए, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप लोग इख्तिलाफ करें, हो सकता है पूरा पाकिस्तान इससे इख्तिलाफ करे, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मुझे पता है ये दो चीजें जब तक सही नहीं होंगी, आप नोट कर लें, 15 साल में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। पहला करप्शन बंद हो, दूसरा जस्टिस का निजाम। जस्टिस का निजाम कब करप्शन कब बंद होगी? जब जस्टिस का निजाम, जब एक ऑफिसर गड़बड़ करेगा, पकड़ा जाएगा, उसके अगेंस्ट बंदा कोर्ट में जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा,
उसको सजा होगी नहीं होगी, कम से कम उस काम को रोक दिया जाएगा। मैं तो कहता हूं अफसरों को सजा भी ना दें, अब सजा ना दें। अच्छा, फिर उस काम को जो बंदा एक शिकायत लेके गया उसको तो रोक दो, कोर्ट में जाओ तो वो स्टे, अब स्टे बुरा समझ आता है कि नहीं स्टे गवर्नमेंट का काम में स्टे नहीं होगा, गवर्नमेंट का काम रुकता है। ऐसा इन्होंने कॉन्सेप्ट एक क्लियर कर दिया है कि जी अब क्या होता है। अभी मैंने एक बहुत बड़ी शख्सियत का मैंने सुना कि जी हमने एक प्रोजेक्ट हमारा रुका हुआ है, कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। कोर्ट ऐसे ही स्टे दे देती है, बंदा जाता है वकील को फीस देता है, फिर इतने सारे कागज जमा होते हैं जब कोर्ट स्टे देती है। फिर स्टे देने में कोर्ट वैसे ही बहुत मतलब रोकती है चीजों को कि भाई काम ना रुके, वो बहुत जेन्युइन ग्राउंड होता है तो स्टे मिलता है। कहते हैं जी स्टे दे देते हैं, ऐसे स्टे दे देते हैं। मैंने अभी मैं बता रहा हूं आपको कि मैं कुछ सिंध गवर्नमेंट की तो कम से कम मुझे थोड़ी सी चीजें पता है कि जो करप्शन जिस लेवल पे पहुंच गई है, अब जब तक किसको नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी माशाल्लाह कोई कम नहीं है। अच्छा। वहाँ अभी अल्लाह की शान है, ठीक ठाक। लेकिन ताहिर रिजवी साहब, अभी सिंध गवर्नमेंट के जो काम, ये जो तरक्याती काम इतने जारी हैं, आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इतनी बसेज आई हैं, पिंक बसेज हैं, ग्रीन बसेज हैं, और दूसरी चीजें अभी ईवी टैक्सी भी आ रही है। तो ये सब चीजें तो आवाम के लिए ही आ रही हैं। बिल्कुल आवाम के लिए आ रही हैं। रोटी का आपने कोई जिक्र नहीं किया, आपने बिजली का जिक्र कोई नहीं किया। अच्छा। आपने गैस का नहीं किया, क्या रेड बसों से पानी का भी नहीं किया, अच्छा। क्या इन चीजों से आवाम देखें, जो हमारा गरीब तबका था ना वो तो पिस गया है बिल्कुल। आपको नहीं पता इस वक्त सफेद पोश गरीब हो गए, मिडिल क्लास जो है ना वो इस वक्त गरीब हो गई है, और गरीब तो बेचारा खत्म हो गया है, उसके पास तो कोई। मैं अक्सर अब्दुल्ला शाह गाजी के पास से गुजरता हूँ, उस रोड पे कभी कोई फुटपाथ पे सोता हुआ नजर आता था ना, 1 या 2 लोग। अभी आप मेरे साथ चले, हम चलते हैं उस रोड पे, आप देखें कितने लोग बाहर फुटपाथ पे सो रहे होते हैं। नहीं, उनमें बहुत ज्यादा गरीब नहीं होते, वो जो भिखारी, जो प्रोफेशनल भिखारी है, वो भी हैं। वो प्रोफेशनल भिखारी क्यों बनते हैं आपके ख्याल में? मतलब प्रोफेशनल भिखारी जो है वो उसको अगर अच्छा रोजगार मिलेगा तो नहीं, वो अगर अच्छा रोजगार उसको मिलेगा तो किसको शौक है मुझे बताएं। ठीक है, आप उसमें 1-2% लोगों को आप कह सकते हैं कि जो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उन 1-2% लोगों के लिए किसी को, सबको ये समझा जाएगा इतने जितने फुटपाथ पे लेटे हुए, अगर वो प्रोफेशनल। और एक और बात बता दूं, प्रोफेशनल भिखारी तो माशाल्लाह अपने फ्लैटों में रहते हैं, वो फुटपाथ पे नहीं सोते। फुटपाथ पे वही सो रहा होता है जो गरीब आदमी होता है, गरीब तबका होता है। बसों से आप रोडों का हाल देख लें, रोडों का हाल क्या है इस बारिशों के बाद, आप रोडों का हाल देख लें। मतलब चले हम रोड को, बस को तो बात ही नहीं करते, वो तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है। मैं सिर्फ 3 चीजों की बात कर रहा हूं, बिजली, पानी, गैस, आटा, 4 चीजों की गरीब को सहूलत है। 30,000 35,000 रुपए हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट ने 37,000 रखा है एटलीस्ट, जो तनख्वाह का स्लैब कर दिया। 37,000 में आपको पता है गरीब से गरीब घर का बिजली का बिल कितना आ रहा है? 13,000, 14,000, 15,000। एक गरीब आदमी ने अगर चले, वो बिल्कुल 2 कमरे का मकान है, 8,000, 9,000, 10,000 तो बिल आएगा ना। अगर वो किराए के मकान में 8,000 हो गया, 8-10,000 वो हो गया, अगर 2-3 बच्चे हैं, स्कूल की फीसें 37,000 कोई नहीं दे रहा। यहाँ गरीब मजदूरों को अभी भी 25-26,000, 30,000 ही मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात, ये हकीकत है। इकबाल साहब से बात करते हैं। इकबाल साहब, रियल एस्टेट सेक्टर की आपने बात की थी। रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकार जो हैं वो बैरून मुल्क जो जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? मतलब ये बात अगर आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ये उनको भी तो पता होगी, वो क्यों यहाँ से अपना कारोबार या अपना सरमाया लपेट के क्यों जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, जो लोग आप कह रहे हैं ना, अब मैं आपको बात बताऊं। देखिए, आपने, मैं 1-2 सवाल के जवाब देता हूँ। देखिए, करप्शन तो पूरी दुनिया में है, इसको छोड़ दें, ये बातें बेकार हैं। करप्शन को छोड़ दें, करप्शन पूरी दुनिया में है। जिस मुल्क में भी, मेरे 8 मुल्कों में बिजनेस है, हर मुल्क में करप्शन है। करप्शन एक वजह नहीं है पाकिस्तान में, ये बात छोड़ दें, करप्शन हर जगह पे है। कोई दूध के धुले दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। अब आ जाए सवाल, आप, मैंने कहा ना, लॉ एंड ऑर्डर और टैक्सीज गवर्नमेंट बढ़ाती रह रही है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट नहीं है, उस वजह से बिजनेसमैन जा रहा है। एक और चीज आप मुझे बताएं, ये अरबों डॉलर लेकर जा रहे हैं, जो इन्होंने कमाया किस मुल्क में था? इस मुल्क में कमाया था, पाकिस्तान में कमाया ना, और कहीं तो नहीं कमाया ना। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बिजनेस नहीं थे, तो कमाया कैसे इतना पैसा? अरबों डॉलर। सिर्फ एक साल, 3 साल के अंदर 34 अरब डॉलर यानी लीगली पाकिस्तान से ट्रांसफर हुए हैं दुनिया के अंदर। 34 अरब डॉलर, यानी हर महीने के 1 अरब डॉलर। और पाकिस्तान 2 अरब डॉलर का अगर कर्जा मिल जाता है तो जश्न मनाता है।
हर महीने $1 अरब पाकिस्तान से लीगली गए हैं बाहर, 34 अरब 36 अरब हर महीने के, सही है। तो इन लोगों ने पैसा कहां पर कमाया था? सवाल ये है ना, अगर इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी, मैं बता रहा हूँ ना, इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिजनेस नहीं है, इतना सारा पैसा कहाँ से आया इनके पास? यही कमा के गए, ऐसी बात नहीं है बिजनेस से। बस फर्क ये है हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, गवर्नमेंट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जो इन्वेस्टर आता है उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, यानी किस तरह वन विंडो पॉलिसी नहीं है, इतना घुमाया जाता है कि इन्वेस्टर चला जाता है। इन चीजों को सही करना है। बिजनेस तो है, ऐसी बात नहीं, बिजनेस करने नहीं दिया जा रहा, ये एक अलग बात है। इस बात को आप माने कि यहाँ पाकिस्तान में इकबाल साहब, क्या हेलो कौन बिजनेस नहीं करने दे रहा? पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करने दिया जाता, गवर्नमेंट की पॉलिसियां ऐसी हैं, या फिर आप समझें कि कुछ लोगों ने मार्केट को इस तरह कैप्चर किया हुआ है कि लोगों को आने नहीं देते। मैं आपसे 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक चाइनीज कंपनी थी जो मेरे साथ यहाँ पर थी, तो वो पाकिस्तान में बाइक, इलेक्ट्रॉनिक बाइक का बिजनेस करना चाह रही थी। उसको जगह मिल गई, सब मिल गया। 2 साल तक उनको घुमाते रहे और आखिरी में कहा कि हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है, लाइसेंस इशू नहीं होगा। क्या वजह है, क्यों काम नहीं करने दिया? अगर इलेक्ट्रॉनिक बाइक उस वक्त आ जाती तो जो दूसरी बाइक चल रही है उनका बिजनेस ठप हो जाता। आप यूं कह सकते हैं कि लोगों को बिजनेस करने नहीं दिया जा रहा, उनको अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वजूहत क्या है कि दूसरे लोग जो जिन्होंने कैप्चर किया हुआ है मार्केट में, वो नए माफियाज। हेलो, करप्शन तो है ही नहीं, फिर माफियाज। हेलो जी एडवानी साहब, माफियाज की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, आप ये कह सकते हैं। हाँ, तो ये एक अलग चीज हो गई, करने नहीं दिया जा रहा, बिजनेस बहुत है। अभी आप मुझे बताएं, जितने भी बड़े बड़े प्लाजा बन रहे हैं, आप यकीन करें 24 घंटे के अंदर पूरी बुकिंग हो जाती है। भाईजान पता नहीं किस प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद एक जगह पे एक दिन लेट हो गया, एक प्लॉट का सौदा हो रहा था, एक दिन लेट हो गया, दूसरे दिन गए तो 2 करोड़ ऊपर में वो प्लॉट बिक गया। तो ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान में काम नहीं है, काम बहुत है, काम करने नहीं दिया जा रहा। इकबाल अडवाणी साहब, जरूर मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले इकबाल अडवाणी साहब से बात हो रही थी। इकबाल अडवाणी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। हाँ, मैं यही कह रहा था कि काम नहीं करने दिया जा रहा, काम है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि देखें, आप अगर किसी से मिलेंगे, अगर उनका बिजनेस नहीं है तो वो बोलेगा मेरा बिजनेस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि पूरी दुनिया की राय एक ही जैसी है। बिजनेस भी है कि काफी लोगों का नहीं है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर उससे आप कंपैरिजन करें तो फिर तो समझ में आता है कि काफी लोगों का बिजनेस नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि बिल्कुल बिजनेस नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसकी हमेशा हम ढोल पीटते हैं, पाकिस्तान से पैसा जा रहा है, पाकिस्तान से पैसा जा रहा है, माना पाकिस्तान से पैसा जा रहा है, लेकिन उन्होंने पैसा कमाया किस मुल्क में था? उसी मुल्क में कमाया था। जब बिजनेस नहीं है तो कहां से कमाया? तो पहले इस बात को मान ली, बिजनेस है, बिजनेस करने नहीं दिया जा रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, यानी लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही बिजनेस करने के लिए। आप ये बात करें, बाकी आप करप्शन तो पूरी दुनिया के अंदर है, वो बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान में सही हो जाना चाहिए, करेंसी डीवैल्यू नहीं होनी चाहिए, और टैक्स के सिस्टम को इस तरह यानी ऑन बोर्ड ले बिजनेसमैन को और उसके हिसाब से टैक्स दे, टैक्स लेकर आए और इम्प्लीमेंट, यानी आराम से हो सकता है। अडवाणी साहब, ऑन बोर्ड लिया तो जब भी वजीर आजम साहब ने विजिट किया कराची का, उन्होंने तमाम यहाँ के ताजिरों को, बिजनेसमैन को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया। हमारे आर्मी चीफ आए, वो भी आपके साथ मौजूद रहे, ऑन बोर्ड लिया गया, लेकिन उनकी तजवीज थी, जो सजेशन थी, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ऑन बोर्ड लेने और इम्प्लीमेंट करने में बहुत फर्क है। सजेशन पे अगर आप बिजनेसमैनों की सजेशन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, बड़ी बात नहीं करता, पाकिस्तान में बहुत बिजनेस आएगा और बिजनेस हो भी जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, आप देखना चेंजिंग आती रहेगी। बशर्ते ये 2-3 चीजें पाकिस्तान में होनी चाहिए, इसके बाद आपको बिजनेस मिलेगा। जो इन्वेस्टर आए उसको वन विंडो सर्विस देनी चाहिए। घुमा के उसको थका देते हैं साल 2-2 साल तक, और बाद में कोई प्रोटेक्शन के नाम पे पैसे मांगने आ जाता है, कोई किस नाम पे आ जाता है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बिजनेस तो है, बस ये मैं कह रहा था। ठीक है ताहिर साहब, ये तो बहुत बड़ी हकीकत है, इससे तो आप एग्री करेंगे कि जो एक इन्वेस्टर अगर आता भी है तो वो इतने सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है, इतना उसको ग्रिल किया जाता है कि वो वही खत्म हो जाता है, वो भाग जाता है। एक बड़ा मशहूर हमारा एंकर है
जी। और उसका जुमला आज मैं थोड़ा सा उसकी इजाजत से खर्च करूंगा। अच्छा। मासूमाना सवाल। अच्छा, मेरा आपसे मासूमाना सवाल है। अच्छा, मैं तो खुद सवाल पूछ रही हूँ। चले एडवानी साहब से मासूमाना सवाल है। बकौल है इनके कि अरबों डॉलर पाकिस्तान से जा रहे हैं, इनको पता है अरबों डॉलर कौन भेज रहा है? ये वो भेज रहे हैं जो करप्शन का पैसा है। ये सारा करप्शन का पैसा जा रहा है। ये बेसिक बात है, करप्शन के बगैर नहीं होता। कैसे? अगर फर्ज करें, चले मैं मानता हूं कि अगर वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जनरेट पैसा है तो भाई वो बाहर क्यों भेज रहे हैं लोग, फिर यहां क्यों नहीं? अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये, इकबाल साहब ने फरमाया, मेरा इनसे तारुफ नहीं है, फर्स्ट टाइम है, बड़ी माजरत अगर इकबाल साहब आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो आई एम वेरी सॉरी, मगर मैं आई वांट टू क्लैरिफाई द थिंग्स व्हाट आई हैव इन माय माइंड। ठीक है ना सर? दूसरी बात ये सर कि अगर आप कहते हैं भाई करप्शन नहीं है तो पाकिस्तान का 145वां नंबर तो 27वां नंबर जो इतने बड़े सर्वे होते हैं, बिल्कुल है। मैं मानता हूं कि दुनिया में हर जगह करप्शन है, मगर वहां करप्शन शर्म से है, यहां पर शर्म नहीं है। यहां पता है ऑफिसर खुल के कहता है मुझे इतने % चाहिए, जब उससे कहोगे क्या खुदा का खौफ कर रहे हो तो कहता है सिस्टम में जाएगा। शायद मेरा ख्याल इकबाल साहब को यह भी नहीं पता हमारे सिंध में एक सिस्टम है जिस सिस्टम को पैसे जाते हैं। हालत ये हो गई है कि अब कहते हैं सामान के बगैर ही सारा मामला इधर उधर हो जाए, यानी कि काम, रोडें बनती नहीं है, रोडों के पैसे हो जाते हैं, बिल्डिंगें बनती नहीं है, उसके पैसे हो जाते हैं। ये अच्छा फर्ज करें कि जो इलेक्ट्रिक बाइक आई थी, मैं 1 मिनट शुमाइला साहब 1 मिनट और लूंगा। इलेक्ट्रिक बाइक जो आई 2 साल पहले, उसका रास्ता रोका गया इसलिए कि बाइक बनाने वालों ने रोका होगा। तो ये इजाजत कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज में कोई ऐसे शैतान बैठे होंगे ना जिन्होंने पैसा लेके पेट्रोल बाइक वालों से और इलेक्ट्रिक बाइक का रास्ता रोका होगा। तो फिर अगर सब कुछ सही है तो फिर उस इलेक्ट्रिक बाइक वाले ने 2 साल पहले क्यों नहीं शुरू कर दिया कारोबार? हर जगह करप्शन है। उस करप्शन की वजह से ये हुआ कि इस वाले को रोका गया तो नतीजा ये कि हम पीछे चले गए, इंडस्ट्री हमारी रुक गई। इकबाल अडवाणी साहब को यकीनन ये सारी चीजें मालूम होंगी, वो भी यहीं के शहरी हैं, यहीं के पाकिस्तानी हैं और इसी सिस्टम का एक हिस्सा हैं। क्यों इकबाल? अच्छी सोच रखने वाले हैं, मैं इनकी सोच को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर देने से तूफान नहीं रुकता। इकबाल साहब से पूछिए। जी इकबाल साहब। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ कि काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन करप्शन तो काफी किस्म की करप्शन है ना। करप्शन एक किस्म की तो नहीं है ना। ये वो करप्शन है कि किसी लोगों को जो नए लोग आ रहे हैं उनको बिजनेस नहीं करने दिया जा रहा। ये मैं कह रहा हूँ ना। बाकी ना आप छोटी छोटी करप्शन तो देखें, हर आदमी करप्शन में। फिर अगर आप देखें तो अगर कुछ रियलिटी को माने तो फिर मखसूस लोगों पे क्यों तनकीद कर रहे हैं? क्या दूध वाला पानी नहीं मिलाता? पंचर वाला 1 पंचर के 4 पंचर नहीं बताता? कौन ईमानदार है फिर पाकिस्तान सर? ये करप्शन नहीं है, बेईमानी है। नहीं, 1 सेकंड 2 मिनट आपके बीच में नहीं बोला ना, सही है ना? फिर अगर आप देखना चाहें तो पूरी सोसाइटी भी तो ऐसी है ना। हम कहते हैं कि एक पुलिस वाला ईमानदार है, हम कहते हैं एक जज ईमानदार है, एक वकील ईमानदार है, हमारी डिमांड यही है। लेकिन वो जज कौन से माहौल से आता है? हमारे साथ से माहौल से ही निकलता है ना। तो मकसद कहने का ये तो पूरा स्ट्रक्चर खराब है ना। किसी के ऊपर तंकीद, एक पर्टिकुलर तंकीद करना बेकार है। मेरा मकसद है हम में खुद में भी खराबी है। जब एक आम आदमी अपने आप को सही नहीं करेगा तो एक जज कभी भी ईमानदार नहीं आएगा। जब एक आम आदमी अपने आप को सही नहीं करेगा, ना वकील आएगा ना पुलिस आएगी। तो पहले तो ये चीज मान लें कि हम हर आदमी में प्रॉब्लम है। अब मैं सवाल ना कि मैं अब डाइवर्ट हो जाता है मामला। मैं तो ये आपका मकसद है कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, बिजनेस क्यों नहीं करने दिया जा रहा, नहीं हो रहा, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं दे रहे, बिजनेस आने के लिए तैयार है। मेरा मकसद ये पूरी दुनिया, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है इकबाल अडवाणी साहब, आपका मौकिफ आ गया। ताहिर रज़ी साहब, तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि आगे बेहतरी के लिए हम बात कर सके, बेहतरी की गुंजाइश के लिए। हमारी कोशिश यही होती है कि अपने प्रोग्राम में जो मौज़ूआत हम चुने कुछ ना कुछ हल की तरफ हम जाएं। तामीराती शोबे की बहाली के लिए हुकूमत को किन इकदामात की तरफ जाना चाहिए? क्या तजावीज़ हैं? कुछ मशवरे हैं आपके पास? जी, उससे पहले अगर 1 मिनट में उसी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूं आपकी इजाजत से, क्योंकि एक बड़ा मतलब सेंसिटिव मौजू हमारे इकबाल साहब ने छेड़ा है कि जी पंचर वाला 4 पंचर लगाता है और 8 के पैसे ले लेता है, पुलिस वाला 200 रुपए लेता है। तो यहाँ ये सुन लें कि पुलिस वाले और पंचर वाले से हमारे फर्क नहीं पड़ता। हमारी इकोनॉमी पे जो फर्क पड़ रहा है वो जो रोड 5,27,52,000 रुपए की ठेकेदार को रोड बनाने को दी जाती है और वो रोड नहीं बनती, उसमें 2.5 करोड़ रुपए सिस्टम पे चले जाते हैं, 50 लाख का टैक्स जाता है, 2 करोड़ रुपए ठेकेदार को जाते हैं। जब भी मुल्क हिट होता है मेगा करप्शन से होता है। ये मेगा करप्शन अगर रुक जाएगी तो मेरा जो इशारा है जब मेगा करप्शन रुकेगी
तो फिर छोटा वाला तो वैसे ही डर के वो कहेगा यार ये इतना बड़ा ठेकेदार था, इसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन हो गया, इतना बड़ा ऑफिसर था, इसके ऊपर एक्शन हो गया, तो वो तो पंचर वाला कैसे करेगा या पुलिस वाला कैसे 200 रुपए लेगा। फर्ज करें लाइसेंस बनवाने जाए, एक मिसाल दे रहा हूं, बन जाएगा, रिन्यू कराने जाए हो जाएगा। हर चीज में बंदा मजबूर होता है। मैंने सुना एक आध किसी मौलाना वगैरह ने कहा है कि भाई मजबूर हो गए वो तो क्या करेंगे आदमी। तो अब आप अपनी बात सवाल, मजबूरी में क्या करप्शन जायज थोड़ी नहीं, मजबूरी में जो पैसे देते हैं लाइसेंस बनाने के, तो ये करने के, तो वो करने के, ये एक मिसाल दे रहा हूँ। ये तो जिंदगी के हर शोबे में बंदा काम नहीं होगा। ये इखलाकियात हमारी मुआशरे इखलाकियात का मसला नहीं है, प्लीज समझें। एक ऑफिसर आके बैठता है तो वो बाकायदा ठेका तय होता है कि 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे, 25 लाख रुपए महीना दोगे तुम। वो 25 लाख रुपए लेने के लिए अपने क्लर्क को कहता है, अपने हेड क्लर्क को कहता है कि इतना मुझे कलेक्शन करो, मुझे ये पैसे पहुंचाने। दिस इज रियलिटी। मैं क्या करूं, मुझे अफसोस होता है इस पे। मैं यही आगे मौजूद बार बार, मैं तो आज सोच रहा था मेट्रो वाले मुझे बंद ना कर दें कहीं कि एक ही बात करता है, लेकिन जो हकीकत है वही बोलूं ना, या झूठ बोलूं मैं। हकायक पर बात करें बिल्कुल। और जो अभी मैं बात कर रही थी कि रियल एस्टेट सेक्टर बंद हो रही, बकौल आपने ही अभी बताया, टेक्सटाइल बंद हो रही है, आईटी का शुबा बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। आईटी का जिसके कोर्सेज भी करवा रहे हैं, मनो काबिल भी बन रहा है, गवर्नर साहब भी करवा रहे हैं कोर्सेज, लेकिन नेट स्लो डाउन हुआ है और आईटी का शुबा बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या किस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, कौन सी वो तजावीज हैं जो जिन पे हुकूमत को अमल पैरा होना चाहिए? देखिए, आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, बहुत अच्छा सेक्टर है। और इस सेक्टर में मैं बताऊं, इस सेक्टर के लिए मैं आपको बता दूं कि 2013 की जो गवर्नमेंट आई, 18 की जो गवर्नमेंट आई और 25 की, इस आईटी सेक्टर को किसी ने, इवन जो एक्स गवर्नमेंट थी हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट, उसके अंदर भी आईटी सेक्टर का कोई सपोर्ट नहीं की गई, उसमें भी नहीं किया गया। आईटी, लोग आईटी को समझते हैं मोबाइल फोन। आईटी इज नॉट मोबाइल फोन। आईटी के 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपस में मिल के चलते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ जितने भी आने वाले थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आईटी को नाम दिया सिर्फ सॉफ्टवेयर का। आईटी इज नॉट सॉफ्टवेयर, आईटी इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इंडस्ट्री पे कोई नहीं, हार्डवेयर इंडस्ट्री की तो मैं मिसाल बैठा हूं। मैंने पाकिस्तान की हार्डवेयर इंडस्ट्री के लिए 10 साल मेहनत की है, 10 साल। और मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता दूं, एक बैंक था, उसके अंदर कोई 20 लैपटॉप होने चाहिए थे, और जो ब्रांड थी वो मेरी थी, किसी की भी थी, मैं सिर्फ आपको किस्सा सुना रहा हूं। वहां पर वो लोएस्ट हो गए 10 साल पहले, 2014 में वो लोएस्ट हुए। उन्होंने कहा जी ये नई ब्रांड है तो इसका लैपटॉप है। उन्होंने कहा जी लैपटॉप हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो वो ब्रांड चाहिए, मैं नाम नहीं ले सकता, एक्स और वाई 2 ब्रांड है जो पाकिस्तान में चलती है। उन्होंने कहा हमें 2 चाहिए। वो जो सप्लायर था उसने ईमेल की कि ये 20 लैपटॉप आप ले लें और हमें पेमेंट कीजिएगा वारंटी पीरियड के बाद 3 साल बाद। 20 लैपटॉप की पेमेंट 3 साल बाद कीजिएगा। मैं इसके प्रूफ दे सकता हूं, अगर कोई मुझे चैलेंज करे तो मैं इसका डबल पैसे भी दे सकता हूं। अच्छा। मेरे पास ईमेल्स में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। इस हद तक इस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और इस हद तक करप्शन है। उन्होंने कहा कि जी हमें तो जो हमने ब्रांड लिखी है हमें वही ब्रांड चाहिए, हम नई ब्रांड को किसी को ले ही नहीं सकते। जब आईटी सेक्टर इस तरह बिल्कुल यतीम होगा, और हर जगह सब कुछ हुआ इसमें, पुलिस चले जाएं, नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, अरबों रुपए का आईटी सेक्टर के अंदर अरबों रुपए की गवर्नमेंट परचेज करती है हार्डवेयर, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ समझती है सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हार्डवेयर क्या होता है, वही 2-3 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्हीं का बस वो कहते हैं हमें यही चाहिए। और ऐसा कॉन्सेप्ट, अच्छा मजे की बात सुनिए, 2000 में, सन 2000 में पाकिस्तान में डेस्कटॉप कंप्यूटर असेंबल होता था, और यही वाला कॉर्पोरेट सेक्टर में जाता था, यही गवर्नमेंट सेक्टर में जाता था। उसके बाद 2 बाहर की कंपनी आई, उन्होंने 2-3 बंदे यहाँ हायर किए, उन्होंने जाके डिपार्टमेंटों में नाम लिखवाने शुरू कर दिए, ब्रांडों के नाम लिखवाए, स्पेसिफिकेशन डाली। उसके बाद ऐसा हुआ कि आज पाकिस्तान में आपको पता है यूनी प्लाजा के अंदर एक से एक अच्छा कंप्यूटर लोग बनाते थे, और वही कंप्यूटर बड़े बड़े डिपार्टमेंटों में चलता था। आज 2000 में जब कंप्यूटर असेंबल होना शुरू हुआ, 16 में पाकिस्तान में इंडस्ट्री लग गई, अभी तक कंप्यूटर वो बाहर के लिए जाते हैं। उसके बाद क्या मारा जाता है उस पर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लो पुराना कंप्यूटर। पुराने कंप्यूटर ने नए कंप्यूटर को तबाह कर दिया। पाकिस्तान में इंडस्ट्री खुली कंप्यूटर की, खोली, मैं खुद उसका पार्ट हूं। नया कंप्यूटर चाहिए नहीं उनको, पुराना चाहिए। अब जब मुझे वही ब्रांड का मसला, वही ब्रांड और पुराने कंप्यूटर पुराना चाहिए। आप हैरत करें कि नई मॉडल नए वारंटी के साथ वो नहीं चाहिए, उससे 8 साल पुरानी जनरेशन चाहिए।
वो इतना, वो जो बंदे आए थे ना, जिन्होंने ये मल्टीनेशनल कंपनी के बंदे आए थे, बाकायदा उन्होंने यहाँ 10 साल वर्क किया है, उनको पैसा मिला और एंड में क्या हुआ, उन्होंने मेकअप कर दिया, लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल साफ कर दी। और अब टेंडर आता है, लोकल मार्केट में जाएं, आप वही मांगते हैं और वो कहते हैं नहीं, हमें पाकिस्तान का बना हुआ नहीं चाहिए, हमें पुराना चाहिए, मगर चाहिए वही। अच्छा, इस तरह का माइंडसेट, इसको सही करने के लिए फिर वही आप, अब मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, सोल्यूशन सुन ले। बिल्कुल, सोल्यूशन तो सोल्यूशन दे रहा हूं, अब सोल्यूशन दे रहा हूं। बिल्कुल आपका सोल्यूशन, अब मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छी बात यह है कि सनतकार राशिद सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राशिद सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राशिद सिद्दीकी साहब, सूरत हाल, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे हैं, और सरमायादार जो यहाँ से अपना सरमाया लेके शिफ्ट हो रहे हैं बाहर और मुल्क को जो नुकसान हो रहा है, इस पे बात कर रहे हैं। क्या वजूहात हैं, क्यों सरमायादार अपना सरमाया यहाँ से वाइंड अप कर रहा है? देखिए, सरमायादार आज तो पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे, लेकिन आज से 2-3 साल पहले, क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा। और क्योंकि पॉलिटिकली भी अनसर्टेनिटी थी और एलसीआं खुलने में प्रॉब्लम थी और डॉलर द्वारा के अंदर बड़ी मसले प्रॉब्लम थे, सूद बहुत ज्यादा बढ़ गया था और डॉलर के जो रेट थे उनकी एक अनसर्टेनिटी आई हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा से मसले मसाइल थे, तो जिस चक्कर में लोग जो है पैसा लेके बाहर जा रहे थे। लेकिन अभी जो नई गवर्नमेंट आ गई है, इस गवर्नमेंट के आने के बाद सूद का रेट जो है वो कम हो गया है, एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी आ चुकी है। अच्छा। लोगों का जो एतमाद था वो बेहाल हो चुका है और बिजली के भी बिल अभी नीचे आने लगे हैं। इस वक्त जो लोग इम्पोर्टर है उनको एलसी खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एक्सपोर्टर है उनके लिए एक बड़ा साजगार माहौल है। तो अब वो जो रुझान था पैसा बाहर ले जाने वाला, तो वो रुझान अब खत्म हो गया है, बल्कि अब तो बहुत सारे ऐसे सनतकार हैं जो ये सोच रहे हैं कि अब हम पैसा लाएं तो कैसे लेके आए, और अच्छा। अब वो अपने पैसों को इस वक्त वापस लाना चाहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है राशिद साहब की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो मुआशी तरक्की के लिए साजगार है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा साजगार है और बहुत अरसे के बाद ऐसा है कि जो सनतकार हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको एक सर्टेनिटी आई है, उनके साथ एक एतमाद बहाल हुआ है और अब लोग अपने सरमाए को बाहर निकाल के और सरमायाकारी करने के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। तो जो बैरूनी सरमायाकार है वो भी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में? देखिए, बैरूनी सरमायाकार, जिन लोगों का सरमाया बैरूनी मुल्क में है और बैरूनी मुल्क में पाकिस्तानी रहते हैं, उनका तो बिल्कुल है, लेकिन जो बैरूनी मुल्क वाले हैं वो अभी भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो जिसकी वजह से लोग अभी जो है जो फॉरेनर्स हैं वो पैसा लाने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आते। तो राशिद सिद्दीकी साहब, इसका मतलब है कि जो मस्बत मुआशी आशारिया कारोबारी बरादरी के एतमाद के अक्कास होते हैं वो अब काफी हाईलाइट हो चुके हैं और अब कारोबारी जो बरादरी है, बिजनेसमैन जो हैं, उनका एतमाद बहाल हो चुका है। जी जी बिल्कुल, उनका एतमाद बहाल हो चुका है और वो इस वक्त आप देखें, इस वक्त हर जगह पे जो है ना बिजनेस में तेजी आ गई है। अच्छा। एक जमाना था, देखें इस वक्त स्टॉक मार्केट भी अपने बेहतरीन उरूज के ऊपर चल रही है, प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा जान आ गई है। सर, लेकिन माहिरीन तो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के जो आशारिये हैं वो आर्टिफिशियल हैं, ये मईशत को नहीं शो करते। देखिए, मईशत को शो नहीं करते, लेकिन उसके साथ आर्टिफिशियल भी नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है कि कोई भी इतने अरसे तक और इतनी ज्यादा मार्केट आर्टिफिशियल रहना पॉसिबल। सर, अगर इंडस्ट्री को बंद करके पैसा अगर स्टॉक में लगाया जा रहा है तो ये तो आर्टिफिशियली ट्रीट कर रहे हैं ना। देखिए, इंडस्ट्री को बंद करके ऐसा पैसा नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन ये है कि जो सरमाएकार थे, क्योंकि इसके अंदर देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सिलेक्टेड लोग पैसा लगाते हैं। अच्छा। हर इंडस्ट्री जो है आपको सरमाएकारी इसमें करता हुआ नजर नहीं आएगा। सही। लेकिन इस बार क्या है, क्योंकि माहौल साजगार हो गया है, लोग अपने अपने इंडस्ट्रीज को आईपीओ करवा रहे हैं और लोग अपना लिस्टिंग करवा रहे हैं, और ये चीजें जो है मुल्क की मईशत के लिए बहुत अच्छी हैं और आने वाली जो मईशत होगी पाकिस्तान की, उसके लिए भी चीजें बहुत अच्छी हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। राशिद सिद्दीकी साहब, क्योंकि जाहिर है आप अपनी फील्ड के माहिर हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो मशवरा ज़रूर दीजिए गवर्नमेंट को कि तामीराती शोबे की बहाली के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, या खासतौर पे IT सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए क्या तजावीज़ हैं आपके पास? देखिए, जो सनतें हैं, इसकी जो सनतें आपने कंस्ट्रक्शन की जो आपने बात करी है, इसके लिए एक तो साजगार माहौल ये हो गया है कि जो बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हुआ है
उसकी वजह से उसके अंदर एक हल जुड़ है। हाँ, कुछ ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट की आई हैं जो उसके अंदर है कि अगर आपने जैसे 5 साल तक अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं रखी तो आपको वेल्थ टैक्स इतना देना पड़ेगा, अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है तो दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको, इन चीजों के अंदर, इन पॉलिसीज के अंदर मैं समझता हूँ कि उनको एक फ्रेंडली पॉलिसी लेके आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए सनतों के अंदर जो है ना, सनतों के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है डेफिनेटली एक अच्छा शोबा है, इससे भी बहुत सारे शोबों को ताकत मिलती है। लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में बूस्ट हो सकती है कि जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी। तो टैक्सेस जब तक आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं लेके आएंगी, जब तक पाकिस्तान की मैशत को बहुत ज्यादा इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। राशिद सिद्दीकी साहब, टैक्सेस कवानीन में तब्दीली करनी चाहिए। कौन सी कवानीन? टैक्सेस के कवानीन। टैक्सेस के कवानीन, देखें टैक्सेस के कवानीन में तब्दीली करनी चाहिए। और जैसा कि बिजनेसमैनों की बार बार एक डिमांड होती है कि आपको वन विंडो सोल्यूशन लेके आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा देखें, जब इंडस्ट्रीज लगेंगी ना तो उसके दो फायदे होते हैं। जितनी ज्यादा आपकी इंडस्ट्रीज लगेंगी, जितनी ज्यादा आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो उतना ही आपको फायदा होगा कि या तो आपकी इंपोर्ट उतनी डिक्लाइन होगी और उतनी आपकी एक्सपोर्ट जो वो इंक्लाइन होगी, और इन दोनों का जो तवाज़ुन होगा वो पाकिस्तान की मैशत को बहुत ज्यादा बूम देगा। राशिद सिद्दीकी साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगी। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो अभी लॉन्च हुआ है, इससे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? मुल्क की मैशत मुस्तहकम होगी इससे? देखिए, अगर कोई भी इस टाइप के जो प्रोग्राम आते हैं ना, वो बड़ी R&D के बाद आते हैं, बड़ी रिसर्च के बाद आते हैं। अब उसके अंदर ये होता है कि अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही कर दी जाए और उसके जो लोग हैं, जो अगर उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी की हर्डल्स ना आए, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा प्लान नहीं आता जिस प्लान के नेगेटिव असर हो। क्योंकि ये प्लान जब भी आते हैं तो ये माइंड को बैठाया जाता है और जितने स्टेक होल्डर होते हैं उन सबको बैठा के उनके साथ मशवरा करने के बाद इस टाइप के प्लान लेके आए जाते हैं। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी की कोई हर्डल्स आ जाती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाती तो उसके फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाते हैं, क्योंकि उसके तहत जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट होती है वो नाकारा हो जाती है। राशिद साहब, लेकिन ये कौन देखेगा? इससे पहले पीली टैक्सी आई, फिर इससे पहले मुल्क संवारो, कर्ज उतारो टाइप चीजें आई। आवाम ने तो हमेशा ही सपोर्ट की, लेकिन वो आधी अधूरी ही रह गई। तो अब ये उड़ान पाकिस्तान, देखिए उड़ान पाकिस्तान और SIFC जो है, ये इस पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए और आने वाले पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम है। अच्छा, SIFC के अंदर तो आपको मालूम होगा, जैसे कि जनरल आसिफ मुनीर ने खुद एक जिम्मा उठाया हुआ है, खुद एक बड़ा उठाया हुआ है कि अगर इसके अंदर किसी भी ब्यूरोक्रेसी कोई भी हर्डल आएगी तो वो उसको खुद देखेंगे और उसको खुद वो फिक्स करेंगे। तो इसी तरह से उड़ान पाकिस्तान की भी जो अभी तक जितनी चीजें आई हैं, जितनी उन्होंने की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। अगर उसके अंदर इसी कामयाबी के साथ होती रही और अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला होता है कि इस टाइप की जितनी भी डिग्री वो आती हैं वो बहुत अच्छी जा रही होती है, लेकिन साल 2 साल के अंदर जब गवर्नमेंट चली जाती है, जब नई गवर्नमेंट आती है तो वो कहते नहीं जी ये तो पुरानी गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, अगर ये कामयाब होगा तो उस पुरानी गवर्नमेंट की मार्केटिंग हो जाएगी, तो इसलिए हमको इसको तो किसी भी हाल में कामयाब नहीं हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइप की जितनी भी पॉलिसीज आती हैं, जितनी भी स्कीम आती हैं, उनको एक नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बना देना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट आए या किसी की भी गवर्नमेंट आए, लेकिन ये जो पॉलिसीज आ गई हैं, इन पॉलिसी के अंदर कोई कुछ किस्म की चेंज नहीं आएगी। और जब तक इन पॉलिसीज की और इन तमाम जितने भी इस टाइप के वो आ रहे हैं, जब तक इनकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, तो जब तक अगर हम जब भी गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो जितनी भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो नल एंड वाइड हो जाती है और उससे मुल्क का भी नुकसान होता है और इन्वेस्टर्स का भी नुकसान होता है, और फिर आइंदा आने वाले प्रोग्राम के अंदर लोगों की जो यकीनी सूरत होती है वो गैर यकीनी में तब्दील हो जाती है। अच्छा, राशिद सिद्दीकी साहब, मुल्क का सबसे बड़ा मसला किसको आप समझते हैं? क्या मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, खासतौर पे कराची के मामले में अगर बात की जाए तो? देखिए, मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो मेरिट है। जिस दिन मेरिट आ जाएगी उस दिन करप्शन भी खत्म हो जाएगा और जिन सारे जितने भी मसाइल हैं, जितने भी प्रॉब्लम सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और जब मेरिट नहीं होती तो फिर चीजें जो है वो किस किस्म की जन्म लेती है वो आपको अंदाजा होगा कि फिर उसके अंदर पॉलिटिशियंस के लिए भी मसला आ रहा होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इसके समझ लें कि स्टेक होल्डर होते हैं
तो जब मतलब एक मेन जो सबसे बड़ा मसला है वो मैं आपको वही कहूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट है। जिस दिन मेरिट आ जाएगी, जिन सब कुछ खुद ब खुद सही हो जाएगा। ठीक ठीक। राशिद सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ताहिर रिजवी साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी। मेरिट सबसे बड़ा मसला है। मेरिट अगर आ गया तो बहुत सारी चीज़ें खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। उड़ान पाकिस्तान के हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, कैसे देखते हैं आप इस प्रोग्राम को? देखें, जिसको उड़ान होती है ना, जिसकी उड़ान होती है पीआईए वही सही नहीं चल रही, तो पाकिस्तान की उड़ान क्या होगी? पहले तो पाकिस्तान की जो एयरलाइन है ना, उसकी उड़ान तो सही कर देना। पाकिस्तान की उड़ान तो फ्लाइट शुरू हो गई है। पाकिस्तान की उड़ान को तो देखें, वो उसका स्टैंडर्ड क्या होती थी? पीआईए वो थी कि जिसने एमिरेट्स बनाई थी, ठीक है जी। आज क्या पीआईए का हाल है? उड़ान ऐसे नहीं होती। देखिए, इस तरह तो मैं भी कह सकता हूँ। मुझे तो आज एयरपोर्ट पे पहली फ्लाइट भी पीआईए की ही जी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई 4-5 साल से पाकिस्तान से बाहर था। इस इत्तेफाक से मैं कई साल से गया नहीं हूँ। अच्छा। और आज मैं पाकिस्तान में आया हूँ। जो मैं बात सुन रहा हूँ तो वो तो ऐसी सुन रहा हूँ बिल्कुल कि बस जैसे कोई दूध की नदियां बहनी शुरू हो गई हैं। मुझे ये बताएं, मेरिट खत्म कैसे होती है? कैसे खत्म होती है? करप्शन की वजह से। तो फिर मैं अम्मा का नाम ले रहा हूं, किसी ने कह दिया जी बेटी का मसला है। अच्छा। मसला नहीं है बेटी का। जब उसकी अम्मा मर जाएगी तो वहां से फिर क्यों गलत औलादें पैदा होंगी? करप्शन खत्म होगी तो मेरिट तो ऑटोमेटिक स्टेब्लिश हो जाएगी। मेरिट खत्म ही सिर्फ करप्शन की वजह से होती है, नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट। मुझे बताएं, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, वो बैठी हुई है। फैसलाबाद पूरा बंद हो गया। पूरा फैसलाबाद बैठा हुआ है। आप जाएं, आप मालूम कर लें, सर्वे कर लें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या हाल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी बैठी हुई है। अगर फर्ज करें कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री, बिल्डिंग की इंडस्ट्री जो है, उसमें रियल एस्टेट में बूम आ गया है, तो लोहे के दाम तो वही है, सीमेंट भी वही है, डिमांड भी कोई नहीं है मार्केट में। डिमांड नहीं है। देखिए, डिमांड होती है, सप्लाई एंड डिमांड होती है। डिमांड होती है तो फिर रोजाना लोहे के रेट नीचे जा रहे हैं। अगर डिमांड होती तो फिर रेट ऊपर जाते हैं। इस तरह इस सेक्टर में भी कोई नहीं है। मैं समझ में नहीं आ रहा, बुकिंग, मेरे एक साहब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो मुझे 1 साल से पीछे पड़े, यार एक फ्लैट ले लो, एक फ्लैट ले लो। मेरे 20 लाख रुपए वहां निकलते हैं उनके पास। उन्होंने कहा यार देखो, पैसे तो नहीं वापस कर सकता तुम्हारे, तुम दूसरा फ्लैट ले लो मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में। मैं कहा मैं तुम्हारे पहले प्रोजेक्ट में फंसा हुआ हूं, मैं दूसरे प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल रियल बात बता रहा हूं, मेरे फाइल मौजूद है। तो उधर भी कोई ऐसी मुझे नहीं नजर आ रही। वरना एक आदमी जो अच्छा बिल्डर है, जिसका मैं नाम बता रहा हूं, अच्छा बिल्डर है वो बिल्डर मुझे बेचारा 4 टेलीफोन करता है 1 महीने में कि यार वो तुम अपना ना ताहिर भाई अपना यार ये क्लियर कर लो ना। मैं कहता हूँ भाई पैसे वापस दे दे। वो कहते नहीं यार दूसरा ले लो। यानी कि मैं 20 लाख रुपए अपने निकालने के लिए मजीद 1 करोड़ रुपए उसमें फंसाऊं। फिर उन्हें इतना लंबा शेड्यूल दे देते हैं, 30% इस तारीख को, 25% इस तारीख को, 22%। उसके बाद 2 साल तक पैसे फंसे रहते हैं। जब मैं बेचने जाता हूं तो वही फ्लैट जो मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लिया होता है, उसको पता है क्या कहते हैं ब्रोकर? यार मार्केट में उठान नहीं है, अब देखें टूटी हुई मार्केट है, 80 लाख ले लें। तो कहाँ है ये बूम? बड़े बड़े तल्ख हकायक आप, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल्स बता रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ताहिर रिजवी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। इकबाल अडवाणी साहब, आपने हमें वक्त दिया, और बहुत शुक्रिया राशिद सिद्दीकी साहब के, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कंक्लूजन यही निकला कि करप्शन का खात्मा ही मुल्क को इस मुश्किल से निकालने का बायस हो सकता है, मुल्क को बचा सकता है। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।